हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि आप सबों को हैप्पी न्यू ईयर। आशा करेंगे 2024 में वो सभी चीज़ आपको मिले जो आपने 2023 में अभी तक नहीं हासिल कर पाया है। आज के इस क्लास में पॉकेट जीके यानी कि सामान्य ज्ञान को आप देखने वाले हो। खान सर के द्वारा बुक प्रोवाइड करवाया है, ये आप अच्छे से जानते ही हो। क्लास नंबर आज का यह वाला सेकेंड है आपका। आप में से जो भी लोग नए हो ध्यान रखिएगा। टोटल अभी तक हम लोगों ने 6-7 टॉपिक को आधुनिक भारत के उत्तरकालीन मुगल सम्राट, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन देखा था। फिर आपने तीसरे नंबर पॉइंट पे बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य, अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध आपने देख लिया था। सिख और अंग्रेज को देखा था। साथ ही साथ आपने बंगाल के गवर्नर को देखा था, यानी कि 1757 से लेकर के 1947 ईस्वी तक जितने भी गवर्नर वगैरह थे, गवर्नर जनरल थे, आपने सभी को देख लिया था। आज के इस क्लास में आप अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये सारे विद्रोह को आप देखने वाले हो। इसके बाद आएंगे 1857 की महान क्रांति पर। यहाँ पर देखिए कौन सा आंदोलन कब हुआ था, इसे भी आप देखोगे। 1857 की महान क्रांति को देखने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जो पुनर्जागरण हुए थे, कौन कौन सा समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, पूना सार्वजनिक सभा, ये सब बनकर तैयार हुआ था, क्या क्या काम किया था, किसने स्थापित किया था, सब देखोगे। ये जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ भी आपको देखना है। साथ ही मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन देखेंगे और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष देखेंगे, जिसमें कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं। आज के इस क्लास में हम लोग इस पॉइंट तक देखने वाले हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं, पंडित जी, यहाँ तक हम लोग देखने वाले हैं। मतलब यहाँ तक कहने का है कि इस पॉइंट तक हम लोग आज देखेंगे। काफ़ी मतलब ज़्यादा क्लास आज का नहीं दिया जा रहा है आपको, नया साल है तो थोड़ा सा एंजॉय वगैरह भी करेंगे, आप पता है इस बात का। तो यहाँ से अगले क्लास में देखेंगे। काफ़ी ज़बरदस्त क्लास है, ये आपको अच्छे से पता है। और आप लोग यह ध्यान रखिएगा, जैसे आप आधुनिक भारत देख रहे हो ना, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि आधुनिक भारत में किसी भी पॉइंट को छोड़ा जा रहा है या कुछ कम क्लास दिया जा रहा है। अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। एक भी पेज, एक भी लाइन को नहीं छोड़ रहे हैं और ना ही किसी भी लाइन को छोड़ेंगे। आधुनिक भारत को पहले अच्छे से कंप्लीट करेंगे, लाइन बाय लाइन हर एक पॉइंट को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखा जाएगा, जो भी होगा उसे लाया जाएगा। तो फिर से कहा जा रहा है कि इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर आप क्लास को देख रहे हो तो फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक में जितने भी पॉइंट आते हैं, सारे पॉइंट को आपको बताया जा रहा है और बताया जाएगा। निश्चिंत होकर के आप क्लास को देखिए। नया साल है 2024 का। आपसे आशा करेंगे वीडियो को, आज के इस वीडियो को खास करके आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। पहला दिन है साल का, तो फुल एनर्जी के साथ क्लास को देखिए और फुल एनर्जी सामने वाले को भी, मतलब मेरे लिए कहा जा रहा है कि देने का काम कैसे करिए, लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर भी क्लास को कर दीजिएगा। क्लास स्टार्ट होगा फिर से लाइक करो, शेयर करो, ऐसा करो वैसा करो, ये सब बात नहीं करने वाले हैं। बुक परचेज करना हो आसपास के बुक शॉप से ले लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बुक है। जो भी लोग नहीं परचेज कर सकते हैं तो आप क्लास को देखिए, जो भी लोग ले सकते हैं ज़रूर ले लीजिएगा, बुक अच्छा है। तो आइए इसका क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सबों को फिर से एक बार नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से 2024 में अपना आने वाला जो भी आपका ख्वाब है, सपना है, उसे पूरा करिए। जिनका भी जो भी सपना होगा उस पर आप खरे उतरिए, उसके लिए मेहनत भी ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छे से हर दिन लगे रहिए। हैप्पी न्यू ईयर आप सबों को एक बार फिर से। आइए सबसे पहले अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे, सन्यासी विद्रोह को देखते हैं। सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 ईस्वी तक चलता है। 1770 ईस्वी में बंगाल के अकाली एवं तीर्थ यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने हिंदू, नागा तथा गिरी सन्यासियों को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया था। कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में। बंगाल और आप बिहार का क्षेत्र सन्यासी विद्रोह के लिए समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि केना सरकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यही नाम आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेतृत्व पूछेगा तो केना सरकार, बिरजी नारायण, इन्होंने किए थे। ये सभी क्या थे? शंकराचार्य के अनुयायी थे। सन्यासियों द्वारा बोगरा व मेनन सिंह में अपनी स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली थी। नाम ध्यान रखेंगे, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह और
मजनू शाह इस सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। यह भी पूछा जाता है, नाम दे देगा ये सारे नाम आपको और पूछा जाएगा किस विद्रोह से, तो ये सभी सन्यासी से थे। भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह और मजनू शाह, ये सन्यासी विद्रोह से जुड़े हुए थे। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा अपने उपन्यास आनंद मठ और देवी चौधरानी में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। यह भी पूछा जाता है कहाँ पर उल्लेख हुआ है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उनका जो उपन्यास था आनंद मठ और देवी चौधरानी, इन दोनों जगह पर कहाँ पर हुआ, क्या हुआ, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। वंदे मातरम का नारा सबसे पहले सन्यासी विद्रोह में ही लगा था। ध्यान रखेंगे, वंदे मातरम का नारा सबसे पहले सन्यासी विद्रोह में ही लगा था। वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लंबे संघर्ष के बाद ही सन्यासी विद्रोह को कुचला गया था। ठीक है। लेकिन 1800 ईस्वी तक बंगाल एवं बिहार में सन्यासियों का अंग्रेजों से संघर्ष जारी रहा था। समझ गए। 1770 में बंगाल के जो अकाली और तीर्थ यात्रा वगैरह थे, इन पर जो बैन लगा था, हिंदू नागा और जो गिरी सन्यासी थे, ये सभी विद्रोह करने पर आ गए थे। ये सभी पूछा जाता है किसको मानते थे, सन्यासी वाले, ये सभी 100 से सन्यासी, 100 से शंकराचार्य के अनुयायी थे। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, देवजी नारायण और केना सरकार ने किया था। पूछा जाए किसके द्वारा कुचला गया था, तो आपको वारेन हेस्टिंग्स नाम याद रखना होगा यहाँ पर। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स कुचल दिए थे, मतलब खत्म कर पाए थे इस विद्रोह को। अब आइए फकीर विद्रोह पर। फकीर विद्रोह 1776 और 77 में चला था। इसका जो नेतृत्व है मदारी समुदाय के मुखिया मजनून शाह, इनके द्वारा किया गया था। फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखना होगा कि मदारी समुदाय के मुखिया मजनून शाह के द्वारा किया गया था। विद्रोह की गतिविधियों का केंद्र बंगाल के दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा रहा था। फकीर विद्रोह का मजनून शाह की मृत्यु के उपरांत चिराग अली शाह द्वारा फकीर विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है। मजनून शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं रंगपुर विद्रोह पर। धीरज नारायण और नूरुद्दीन के नेतृत्व में 1783 में रंगपुर और दिनाजपुर जिलों के किसानों ने क्रूर ठेकेदार, नाम था देवी सिंह, इनके खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है। रंगपुर विद्रोह 1783 में होता है। रंग लगाने वाले इंसान को धीरज रखना चाहिए, आप ऐसे याद रखिएगा, धीरज नारायण। ठीक है। और नूरुद्दीन थे। 1783 ईस्वी में रंगपुर और दिनाजपुर जिलों के किसानों ने क्रूर ठेकेदार, नाम है उनका देवी सिंह के खिलाफ ये लोग क्या किए थे, तो विद्रोह किए थे। यहाँ पे ये खत्म होता है पॉइंट। अब आइए पागलपंथी विद्रोह पर। पागलपंथी संप्रदाय हिंदू, सूफी और जीववादी विचारधारा का मिश्रण था, जो बांग्लादेश क्षेत्र के मेमन सिंह और शेखपुर क्षेत्र में विकसित हुआ था। यह गारो जनजाति का विद्रोह था। पागलपंथी जो है ना, गारो जनजाति का विद्रोह था। नेता करम शाह और उसका पुत्र टीपू द्वारा 1813 ईस्वी में जमींदारों के विरुद्ध में काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह किया था। टीपू द्वारा जमींदारों के मुजारों पर हो रहे अत्याचारों से तंग होकर विद्रोह किया था और 1825 ईस्वी में शेखपुर पर अधिकार करके वहां का शासक बन गया। 1833 में इस विद्रोह को कुचल दिया गया था। याद करिए 1833 में कौन थे, यहाँ पे कौन कुचले होंगे, किसके नेतृत्व में कुचला गया होगा, बताया जा चुका है आपको पिछले क्लास में। आइए फैराजी विद्रोह पर। 1804 से 39 तक चला, फिर 39 से लेकर के ये 51 तक चलता है, 2 फेज में चलता है। देखिए, वर्ष 1804 में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा बंगाल के फरीदपुर से इस विद्रोह का आरंभ होता है। हाजी शरीयतुल्लाह फरेजी नाम से विख्यात थे। ठीक है। देखिए 1804 में हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा बंगाल के फरीदपुर में इस विद्रोह को स्टार्ट होता है। हाजी शरीयतुल्लाह फरेजी जो है, जिसे आप फैराजी कहिए, फरियाजी कहिए, इस नाम से ये फेमस हो गए थे। इसको बहावी आंदोलन का समर्थन मिला था।
ठीक है, किसको किसका मिला था? बहावी आंदोलन का। अभी आप बहावी आंदोलन को देखोगे। 1840 में हाजी शरीयतुल्लाह के मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र दूदू मियाँ, इनके द्वारा फैराजी विद्रोह की बागडोर संभाल ली गई थी। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु हो जाती है 1840 ईस्वी में। फिर इसके जो पुत्र थे, नाम है दूदू मियाँ, ये इस विद्रोह को आगे कंटिन्यू रखते हैं। दूदू मियाँ के नेतृत्व में यह विद्रोह एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित हो गया था तथा समतावादी सिद्धांत को अपना लिया था। मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में व्याप्त सभी कुरीतियों को खत्म करना था। दूदू मियाँ ने कहा था, सब भूमि अल्लाह की देन है। अब आइए बहावी आंदोलन पर। 1820 से 70 तक चलता है। यह भी मुस्लिम सुधारवादी टाइप का आंदोलन रहा था। भारत में इसको सैयद अहमद राय बरेलवी और अब्दुल्ला अजीज के कारण लोकप्रियता मिल गई थी। भारत में किसकी वजह से? तो सैयद अहमद राय बरेलवी और अब्दुल्ला अजीज की वजह से लोकप्रियता मिली थी। सैयद अहमद ने बहावी आंदोलन को पवित्र युद्ध कहा था। आरंभ में बहावी आंदोलन पंजाब में सिख सत्ता के विरुद्ध हुआ था, किंतु अंग्रेजों का पंजाब पर अधिकार होने के उपरांत आंदोलन अंग्रेज के विरुद्ध परिवर्तित हो गया था। समझ गए? मतलब बहावी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, ये पंजाब में सिख सत्ता, मतलब सिखों के जो से संबंधित जो प्रॉब्लम था उसके लिए स्टार्ट हुआ था। वो लोग जो प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर अंग्रेज का अधिकार हो जाता है पंजाब में, तो अंग्रेज के खिलाफ फिर से ये युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जिसके के द्वारा कह रहा है अंग्रेजी संप्रभुता को सबसे गंभीर चुनौती दी गई थी। आंदोलन का उद्देश्य भारत को दार उल हर्ब से दार उल इस्लाम में बदलना था। सैयद अहमद खां द्वारा 1826 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में स्थित पेशावर में सिथाना को आंदोलन का केंद्र बनाया गया था। सैयद अहमद की मौत के उपरांत, ध्यान दें, सैयद अहमद की मौत के उपरांत पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला, ये सभी प्रमुख नेता बनते हैं इसके। सैयद अहमद की मौत के उपरांत पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। विलायत अली, इनायत अली और मौलवी कासिम अब्दुल्ला, ये सभी नेता बनते हैं। यह मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों के लिए आंदोलन था। कौन सा? बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन, इसे मुसलमानों के स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, अब आइए कूका आंदोलन को समझिए। कूका 1840 से 1870 तक चलता है। ठीक है, इसे भगत जवाहर मल, जिसका कि नाम था सियान साहब, ठीक है, इसे भगत जवाहर मल ने सिखों में अंधविश्वास को दूर करने के लिए किया। कौन सा विद्रोह? कूका विद्रोह। सोचिए जरा सा कि कूका विद्रोह कहाँ पर चला होगा जब सिखों से संबंधित है तो। ठीक है, देखिए, कूका आंदोलन राम सिंह कूका द्वारा भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध में चलाया गया था। राम सिंह द्वारा पहला विद्रोह 1869 में फिरोजपुर में किया गया था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फिरोजपुर में। किसने किया था? राम सिंह ने किया था। वर्ष 1872 ईस्वी में राम सिंह कूका को रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनकी 85 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। राम सिंह को 69 में फिरोजपुर में जब ये विद्रोह करते हैं तो 72 में इनको 3 वर्षों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया, रंगून भेज दिया गया और 13 वर्षों के बाद 85 में इनकी 1885 में मृत्यु हो जाती है। आदिवासी विद्रोह, यह अन्य आंदोलनों से ज़्यादा हिंसक और संगठित था। आदिवासी आंदोलनों के देशी नाम मेली, होल और उलगुलन थे। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग पूछे ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहला प्रयोग ठक्कर बापा के द्वारा किया गया था। आइए चुआर विद्रोह पर देखिए।
यह विद्रोह 1768 से 1772 तक बंगाल के मिदनापुर जिले में चला था। चुआर विद्रोह जो है 1768 से लेकर के 72 तक यानी कि 4 वर्षों के लिए चला। कहाँ? तो बंगाल का मिदनापुर जिला का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। इसका मुख्य कारण जो है वो अकाल और बढ़ा हुआ भूमि कर था। एक तो अकाल, दूसरा कि जमीन का टैक्स बहुत ज़्यादा था। चुआर जनजातियों ने राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध में विद्रोह किया था। जनजातियों ने राजा जगन्नाथ के साथ मिलकर, ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में। कौन सा? चुआर विद्रोह। छोटा नागपुर विद्रोह 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर के कोलारी आदिवासियों द्वारा अंग्रेजी सत्ता के क्रमिक विस्तार का विरोध किया गया। यह विद्रोह रांची, सिंहभूमि, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। यह विद्रोह 1836 ईस्वी तक चला था। कौन सा? छोटा नागपुर। 20 से स्टार्ट हुआ, 36 तक चला। विद्रोह कहाँ पर? रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू इन सब जगह पर चला था। अब आइए नागपुर, छोटा नागपुर के बाद खासी विद्रोह पर। खासी विद्रोह 1828 से 33 तक चलता है। खासी नाम से आप समझ गए होंगे कहाँ पर। यह मेघालय की जयंतिया और गारो पहाड़ियों में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व तीरथ सिंह, बारमानिक और मुकुंद सिंह के द्वारा किया गया था। यह मेघालय की जयंतिया और गारो पहाड़ियों में हुआ था। कौन सा? खासी वाला। 1828 से 33 तक चलता है। इसका नेतृत्व पूछा जाता है तीरथ सिंह, बारमानिक और मुकुंद सिंह के द्वारा किया गया था। कोल विद्रोह, ठीक है, कोल। छोटा नागपुर के रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि जिलों में यह विद्रोह हुआ था। इसका कारण आदिवासी क्षेत्रों में नए जमींदार एवं महाजन के प्रवेश से हुआ शोषण था। क्यों हुआ था कोल विद्रोह? आदिवासी एरिया में जमींदार और जो महाजन आए, फिर जो इनका शोषण किए, इसी वजह से हुआ था। वर्ष 1832 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व गंगा नारायण द्वारा किया गया, जो रुक रुक करके 1848 तक चलता रहा। इसमें कोल जनजाति के साथ चुआर, होज और मुंडा भी शामिल थे। संभलपुर विद्रोह। संभलपुर असम में है। असम यानी कि संभलपुर के उत्तराधिकार के मामले में ब्रिटिशों द्वारा हस्तक्षेप करने पर गोंड के द्वारा 1833 में विद्रोह किया गया, लेकिन शीघ्र ही, मतलब जल्द ही, इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। यह मूलतः आर्थिक कारणों से आरंभ हुआ, किंतु बाद में इसका उद्देश्य विदेशी शासन को समाप्त करना बन गया था। यह बिहार के भागलपुर और राजमहल जिलों में हुआ था, ठीक है। आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह 1855-56 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह था। इसका नेतृत्व सिद्धू, मांझी और कान्हू ने किया था। भैरव और चांद भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। आदिवासियों का सबसे बड़ा विद्रोह 55-56 में, यानी कि 1855-56 में राजमहल की पहाड़ियों में संथाल विद्रोह ही था। नेतृत्व पूछेगा, सिद्धू, मांझी और कान्हू ने किया था। भैरव और चांद भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे, ठीक है। संथाल क्षेत्र को दमन एक को या दमनी कोल यानी कि पहाड़ का दामन कहा जाता था। खारवार या खैरवार विद्रोह 74 में होता है। वर्ष 1874 में यह विद्रोह झारखंड में भागीरथी मांझी के नेतृत्व में भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र में हुआ था। इसे सफाहर आंदोलन भी कहते हैं। भागीरथ के उपरांत दुबिया गोसाई के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कौन सा? खारवार के बारे में कहा जा रहा है। 1874 में झारखंड में हुआ, भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट है भील विद्रोह।
इस विद्रोह का केंद्र महाराष्ट्र और राजस्थान था। किसका? भील का। 1857 की लड़ाई में ब्रिटिशों से लोहा लेने वाले भील नेता भागोजी और नाम है उनका काजल सिंह, ये दोनों ध्यान रखेंगे रहे थे। मुंडा विद्रोह 1893 से 1900 तक चलता है। 1893 से 1900 के दौरान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर और रांची क्षेत्र में हुआ मुंडा विद्रोह सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह रहा था। मुंडा विद्रोह को उलगुलान यानी कि महान हलचल और सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। उलगुलान किसे कहते हैं? मुंडा विद्रोह को ही कहते हैं। बिरसा मुंडा के द्वारा अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा पाठ करने की सलाह दी थी। बिरसा को जगत पिता यानी कि धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने खुद को 1895 ईस्वी में भगवान का दूत घोषित किया और 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में बिरसा मुंडा की हैजे से मौत हो गई थी। कब हुई थी? 9 जून 1900 को। चेचू आंदोलन, असहयोग आंदोलन जब 1920 में चल रहा था, इसी समय आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चेचू आंदोलन चला था। रंपा विद्रोह देखिए, आंध्र प्रदेश में गोदावरी के रम्या क्षेत्र में अगस्त 1922 से मई 1924 ईस्वी के मध्य में अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा शाहूकारों के अत्याचारों, झूम की खेती तथा चराई संबंधी अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले नए जंगल कानून के खिलाफ में यह विद्रोह किया गया था। ठीक है, रंपा विद्रोह आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कब हुआ था? अगस्त 1922 से मई 1924 तक ये चला था। अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा हुआ था। सीताराम राजू गांधी जी से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय आंदोलन नेता रहे थे। ठीक है, हालांकि वे गैर आदिवासी थे। सीताराम राजू याद रखिएगा, गांधी जी से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय आंदोलन के नेता थे। ठीक है, अब है जो नेक्स्ट है यानी कि लास्ट आप कहेंगे यहाँ पर नागा आंदोलन। नागा आंदोलन ना शुरुआत अगर पूछेगा रूप में जदोनांग के द्वारा किया गया था। कौन सा? नागा आंदोलन। गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले आदिवासी नेता जोरानाग, जिसे आप जदोनांग भी कहते हो, यही रहे थे। अब यहाँ पर जो विद्रोह अभी आपने देखा उसके बारे में कहिए कि अच्छे से दिया गया है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, यहाँ पर चलिए देखिए सन्यासी विद्रोह कहाँ पर हुआ था। सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल और बिहार के क्षेत्र में 1760 से 1800 तक चला था। नेता कौन थे? केना सरकार और द्विज नारायण, आप ध्यान रखिएगा। फकीर विद्रोह हुआ था 76-77 में, 1776-77 में बंगाल में। नेता थे मजनू शाह और चिराग अली। चुआर विद्रोह कब हुआ था? चुआर हुआ था 1769 से 1809 तक। बांकुरा जो कि बंगाल में है, दुर्जन सिंह के नेतृत्व में चला था। ठीक है, पॉलीगारों का विद्रोह हुआ था कब? 1799 से 1801 तक तमिलनाडु में चला था। वीर पी काटवापा मप्पन नाम थे, उन्हीं के नेतृत्व में चला था। वेला टम्पी विद्रोह 1808-9 में चला। कहाँ पर? त्रावणकोर में चला था। भील विद्रोह 1825 से 31 तक चलता है। पश्चिमी घाट में सेवरम इसके नेता रहे थे। रामोशी विद्रोह पश्चिमी घाट में ही चला था, चित्तर सिंह नेता थे। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 27 तक चलता है, असम में। करम शाह और उनका पुत्र टीपू सुल्तान उसका नेता रहा था। फिर आपका आता है अहोम विद्रोह, असम में चलता है, गोमधर कुंवर थे इसके नेता। कूल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर झारखंड में, बुद्धो भगत यहाँ पर नेता थे। खासी विद्रोह 1833 में होता है, कहाँ पर? असम में होता है, तीरथ सिंह नेता थे। ठीक है, इसके लीडर थे। फराजी आंदोलन 1838 से 48 तक चलता है, बंगाल में। सैयदुल्ला टुरुमिया इसके नेता थे। नील विद्रोह 1854 से 62 तक चला, बंगाल और बिहार में। संथाल विद्रोह 55-56 में चला, बंगाल और बिहार में। सिद्धू कानू नेता थे। मुंडा विद्रोह 1899 और 1900 में चला था अच्छे से। कहाँ पर? बिहार में। ये बिहार झारखंड एक ही था ना, तो बिरसा मुंडा आप याद रखिएगा। पाइक विद्रोह 1817
से 25 तक चलता है। उड़ीसा में बख्शी जगबंधु इसके नेता थे। नील विद्रोह 1859 से 60 तक बंगाल में चलता है। पावना विद्रोह 1873 से 76 तक चला। पावना जो कि बंगाल में ही है, ईशान चंद्र राय के द्वारा ये स्टार्ट हुआ था। दक्कन विद्रोह 1874-75 में चला, महाराष्ट्र में चला था। मोपला विद्रोह 1920-22 में मालाबार केरल में चला था, अली मुस्लियार के नेतृत्व में। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आंदोलन और प्रभावित क्षेत्र आपको शायद अभी याद नहीं हुआ हो। अगर आप ना इन सारे को याद करना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करिए। अभी जितनी देर में आपको ये सारे बताए गए, इतने जो आपके आंदोलन है, आप ना थोड़ा सा क्लास को पहले पीछे कर लीजिए, ठीक है। और जिस जगह से ये स्टार्ट हुआ था, अभी बोलना स्टार्ट किए थे सन्यासी विद्रोह, वहाँ पर ना आप क्लास को या तो 0.25 के स्पीड से या 0.5 के स्पीड से आप जरा सा क्लास को लगाइए और एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा उस पर आप क्या करिए, पकड़ बनाने की कोशिश करिए। एक बार 2 बार आगे पीछे करके क्लास को अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिए ये सारे जो 20 आपको विद्रोह बताए गए सभी आपको याद अच्छे से हो जाएंगे। आपको पता है यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, नहीं पूछे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपने बहुत सारे एग्जाम में देखा होगा, तो आज इसे कंप्लीट कर ही लीजिए, फिर आगे देखिएगा। कूका आंदोलन 1840 से 70 तक चला, पंजाब में चला था। यह जो भगत जवाहर मल थे उनके नेता रहे थे। रंपाओं का विद्रोह हुआ था 1879 से 1922 तक चला, आंध्र प्रदेश में। ताना भगत आंदोलन चलता है 1914 में, बिहार में। तेभागा आंदोलन 46 में चला, बंगाल में। तेलंगाना आंदोलन चलता है 1946 में, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के किसके नेतृत्व में चला था? तो पूचलपल्ली सुंदर राय के नेतृत्व में चला था, ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि आपको बताया गया था, आंदोलन और विद्रोह को देखना है सबसे पहले, तो आपने अभी देख लिया। टोटल 25 आंदोलन को आपने देखा, डिटेल में आपको अच्छे से बताया गया सारे जो आंदोलन है, विद्रोह है, इनके बारे में। तो यहाँ से ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। अब अपना टॉपिक नंबर स्टार्ट होता है नंबर 8, 1857 की महान क्रांति। अच्छे से आप परिचित होंगे। अब सबसे पहले इसे देखिए, फिर आएंगे 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर। वर्ष 1857 ईस्वी तक भारत में अंग्रेजी शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए थे। इस बीच अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अनेक सैनिक और असैनिक विद्रोह होते रहे। ज़्यादातर विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में असंतोष के कारण हुआ। अपदस्थ शासकों एवं सामंतों ने भी सैनिक विद्रोह किए थे, जबकि किसान ने भू राजस्व नीति के विरोध में विद्रोह किया था। जैसे कि श्वेत विद्रोह हुआ था 1764 में, वेल्लोर विद्रोह हुआ था 1806 में, बैरकपुर 24 में होता है। 47वीं रेजिमेंट विद्रोह फिरोजपुर में 1842 में, 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह 1849 में बंगाल में, 7वीं 1849 वाला होता है 34वां रेजिमेंट वाला विद्रोह, 7वें बंगाल जो कैलवरी था। फिर आपका 64वीं रेजिमेंट, 22वीं रेजिमेंट का विद्रोह 1850 में, 66वां NI नेटिव इन्फेंट्री का विद्रोह 1852 ईस्वी में, 38वीं NI का विद्रोह होता है, ठीक है। हो सकता है इस पेज में थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी हो, लेकिन आप उसके लिए चिंता ना करें, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सब अच्छे से क्लियर होगा। ज़्यादातर इतिहासकारों ने चर्बी युक्त कारतूस को विद्रोह का प्रमुख कारण माना, किंतु चर्बी युक्त कारतूस विद्रोह का एकमात्र कारण नहीं था, बल्कि 1857 ईस्वी का विद्रोह पिछले 100 सालों के राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से था। जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब आपको पता चलेगा ना, किसी एक रीजन से ये विद्रोह हुआ ही नहीं था, सारे थोड़े थोड़े रीजन की वजह से कहिए कि ये विद्रोह हुआ था। विद्रोह का जो राजनीतिक कारण है, देखिए, वेलेली की सहायक संधि, डलहौजी की व्यापक नीति, जिसे आप डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पिछले क्लास में आपने पढ़ा था, इन सब की वजह से भी ये विद्रोह होता है। प्रशासनिक और सैनिक कारण में क्या प्रॉब्लम आया?
भारतीयों को प्रशासन में उच्च पदों से वंचित, याद है आपको लास्ट वाली क्लास में आपको बताया गया था किस पद तक भारतीय पहुंच सकते थे। उसके अलावा सेना में सूबेदार से ऊंचे पद प्रदान नहीं था। डलहौजी द्वारा डाकघर अधिनियम 1854 के द्वारा सैनिकों को प्रदान निःशुल्क डाक सुविधा बंद कर दी गई थी, एक यह भी कारण रहा। सामाजिक और धार्मिक कारण भी आया था। क्या हुआ कि रूढ़िवादी भारतीयों द्वारा सामाजिक सुधारों का विरोध किया गया था और भारत में ईसाई धर्म प्रचार, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, ये सभी आया था। इस वजह से ये भी एक कारण रहा था। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में ब्रिटिशों की आर्थिक नीतियाँ भारतीय उद्योग व व्यापार के विरुद्ध हो रही थी, जिससे कि परंपरागत हस्तशिल्प का विनाश हो रहा था। भू राजस्व नीति के कारण आर्थिक शोषण हो रहा था। उत्पीड़न ने असंतोष को जन्म दे दिया था। तात्कालिक कारण क्या हुआ था तो आप ये जानते हो, चर्बी वाला कारतूस की वजह से हुआ था। ठीक है, देखिए नया एनफील्ड राइफल में कारतूस के निर्माण में वुलविच आर्सेनल लंदन में के कारखानों में होता था और भारत में उत्पादन व प्रशिक्षण स्थल अंबाला, दमदम और सियालकोट रहा था। उनतीस मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक, जो कि 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में सैनिक थे, इन्होंने बैरकपुर छावनी में गाय और सुअर की चर्बी से मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना किया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल 1857 को। साथ ही ईश्वरीय पांडे नाम के व्यक्ति थे, उनको भी मंगल पांडे की मदद करने की वजह से फांसी की सजा दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री द्वारा 1857 की क्रांति का आरंभ किया गया। विद्रोह का समयावधि भारत का गवर्नर जनरल मतलब समय में लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन वहाँ पर रहे थे। इसका जो प्रतीक था वो था कमल का फूल और रोटी। विद्रोह में सिपाही जो शामिल थे सबसे ज़्यादा अवध के थे। अवध सैनिकों की, इसीलिए अवध सैनिकों की पौधशाला भी ये कहलाता था। 1857 की क्रांति में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थे। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख अधिकारी में कौन थे तो कंपनी के अध्यक्ष में आपको मैगल्स, शास्त्रागार का अध्यक्ष पूछेगा लॉर्ड विलोबी, प्रमुख सेनापति पूछेगा जॉर्ज एनिसन, बता दीजिएगा। वर्ष 1857 की क्रांति के दौरान जींद, पटियाला एवं सिंधिया रियासत अंग्रेजों की सबसे सहायक रही थी। मिर्जा गालिब एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंख से देखा था। जीनत महल ने बहादुर शाह जफर के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना लॉर्ड कैनिंग को दी थी। कौन? जीनत महल। तात्या टोपे एकमात्र क्रांतिकारी थे जिसे सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी। कुंवर सिंह एकमात्र क्रांतिकारी थे जो कभी गिरफ्तार नहीं हुए। कैप्टन गार्डन एकमात्र अंग्रेज था जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़ रहा था। ब्रिटिश न्यायाधीश नाम है मेजर हैरियत, इन्होंने बहादुर शाह जफर को देश निर्वासन की सजा दे दी थी। कहाँ भेज दिए थे बहादुर शाह जफर को? जनरल जॉन बेनेट हेयर से बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कमांडिंग ऑफिसर थे। 12 मई 1857 को दिल्ली पर कब्जा कर बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोह का नेता और भारत का बादशाह घोषित किया गया था। क्रांति की समयावधि में विदेशी पत्रकार अर्नाल्ड रस्सल भारत में उपस्थित था। रानी लक्ष्मीबाई को महल परी भी कहा गया है, ध्यान रखेंगे। किसे? रानी लक्ष्मीबाई को। हजरत महल को महक परी कहा जाता है। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के उपरांत भारत सरकार अधिनियम 1858 आया और कंपनी के शासन को समाप्त करके इसे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया था। आशा है कि सारे पॉइंट आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो क्लास को आप थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिएगा। देखिए, जैसे में 1857 का जो महान क्रांति हुआ था ना, दिल्ली में 11-12 मई 1857 को हुआ। बहादुर शाह जफर बख्त खां के नेतृत्व में हुआ था, भारतीय सेना थे। 12 मई को स्टार्ट हुआ, 21 सितंबर को ख़त्म कर दिया गया। निकलसन और हडसन यहाँ पे सैनिक में शासक थे, ठीक है।
इलाहाबाद में 1857 में हुआ था, लियाकत अली के नेतृत्व में 1858 में समाप्त हुआ, कर्नल नील के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था। जगदीशपुर में जून 1857 में हुआ, कुंवर सिंह और अमर सिंह के नेतृत्व में हुआ था, 1858 में समाप्त किया गया विलियम टेलर और विंसेंट आयर के द्वारा। लखनऊ में होता है 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, मार्च 1858 में समाप्त किया गया कैंपेबल के नेतृत्व में। झांसी में होता है जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, 3 अप्रैल 1858 को समाप्त कर दिया जाता है हिरोज के द्वारा। बरेली में 1857 में होता है खान बहादुर खां के द्वारा, इसे 1858 में विंसेंट आयर के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। फैजाबाद में 1857 का जो विद्रोह हुआ था मौलवी अहमद उल्लाह के द्वारा, 1858 में समाप्त कर दिया गया कर्नल नील के द्वारा। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब और तात्या टोपे के मध्य में होता है, 6 सितंबर 1857 को समाप्त होता है, कैंपेबल समाप्त करता है इसको। फतेहपुर में 1857 में स्टार्ट हुआ अजीमुल्लाह के नेतृत्व में, 1858 में समाप्त हुआ जनरल रेनॉल्ड के नेतृत्व में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। अब कौन कौन से इतिहासकार थे एक नज़र उसे देखते हैं। यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, सावरकर के द्वारा कहा गया। यह पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस और सिले ने कहा था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम और टेलर के द्वारा कहा गया। यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध में हुआ था, LER रीच के नेतृत्व में, मतलब ये कहे थे। बर्बरता तथा सभ्यता के बीच का युद्ध था ये, TR होम्स ने ये बात कही थी। यह राष्ट्रीय विद्रोह था अशोक मेहता के द्वारा। यह न तो प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह था न ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, डॉक्टर RC मजुमदार ने कहा था। यह केवल सैनिकों का विरोध था, जिसका कारण चर्बी युक्त सैनिकों के कारतूस थे। P रॉबर्टसन ने ये बात कही थी। ये जो नंबर 9 है ना पॉइंट का, कहना तो सही है लेकिन बहुत सारे रीजन थे। 100 साल का कहिए कि जलता हुआ आग था जो एक ही बार निकला अच्छे से। 19वीं शताब्दी में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को समझिए। उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा ने बंगाल के शिक्षित युवकों का ध्यान हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों और अन्य विश्वासों की तरफ लेकर के गया। इसी बुद्धिजीवी वर्ग ने आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। सर विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, चार्ल्स विल्किंस, मैक्स मूलर ऐसे प्राच्यवादियों ने भारत के गौरवशाली अतीत को ढूंढकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। तो आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्म समाज पर। वर्ष 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया, जो सती विरोधी संगठन था। इसमें द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज कलकत्ता में, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज कहलाया। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पहले समाज सुधारक थे तथा उन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहिए या फिर पैगंबर कहिए, साथ ही आधुनिक भारत का पिता के भी नाम से हम लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय को। 1872 में इनका डेट ऑफ बर्थ होता है और मृत्यु होती है 33 में, 1833 में। राजा राम मोहन राय वास्तव में अतीत और भविष्य के मध्य में सेतु थे। इन्हें भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, भारतीय भाषाई प्रेस का प्रवर्तक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दी गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, जातिवाद इन सब का कड़ा विरोध किया गया एवं विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, स्त्री शिक्षा का समर्थन किया गया।
किसने किए? राजा राम मोहन राय किए थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पुस्तकें और समाचार पत्र क्या है? तो सबसे पहले तुहफात उल मुहाइदीन है फारसी भाषा में, मरजातुल अदयान करके है, संवाद कौमुदी है, मिरातुल अखबार है और बुद्धि दर्पण है। साथ ही साथ बगदूत है जो कि हिंदी में था। ये सब चलाया गया था। ठीक। ब्रह्म समाज के पहले सचिव पूछा जाता है ताराचंद चक्रवर्ती थे। ब्रह्म समाज के पहले सचिव ताराचंद चक्रवर्ती दलित समाज से आते थे। विद्वानों द्वारा ब्रह्म समाज को अद्वैतवाद हिंदू संस्था कहा था, विद्वान के द्वारा। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने न्याय की ज्यूरी प्रथा का समर्थन किया था। न्याय की ज्यूरी प्रथा। 1830 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने, ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन प्रथम धर्म सुधारक थे जिसकी मृत्यु यूरोप की धरती पर हुई थी। ठीक है। किस कहाँ पर हुई थी? तो यूरोप की धरती पर हुई थी। इन्हीं के कहने पर गए थे विदेश। ब्रिस्टल की समाधि का संबंध किससे है? राजा राम मोहन राय से है। यह ब्रिटेन में है, ध्यान रखेंगे। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता प्रभात नक्षत्र कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पूर्व और पश्चिम का संश्लेष यानी कि सेतु भी कहा जाता है। पूर्व और पश्चिम का पूछेगा कि सेतु किसे कहते हैं? तो राजा राम मोहन राय को कहते हैं। आइए प्रार्थना समाज पर। इसकी स्थापना और विकास ब्रह्म समाज की छत्र छाया में ही हुआ था। ठीक है। वर्ष 1867 में बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है। कब होती है? 1867 में। इसके जो संस्थापक थे डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे थे। यह परमहंस सभा का ही पुनर्गठन था, यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। जस्टिस रानाडे को पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। जस्टिस रानाडे को पश्चिमी भारत में संस्कृति पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रार्थना यानी कि उपासना और समाज सुधार प्रार्थना समाज के दो प्रमुख अंग थे। प्रार्थना यानी कि उपासना और जो समाज सुधार है, ये ना प्रार्थना समाज के दो प्रमुख अंग थे। यह जाति उन्मूलन और विश्व बंधुत्व में विश्वास रखते थे। ठीक है। रानाडे द्वारा नृत्य, मद्यपान एवं विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची के विरुद्ध शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा नृत्य, मद्यपान और विवाह में होने वाली फिजूल खर्ची के विरोध में शुद्धि आंदोलन भी चलाया गया था। महादेव गोविंद रानाडे ने 1861 ईस्वी में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। 1861 में विधवा विवाह संघ की स्थापना की थी। सभी सुधारवादी आंदोलनों में प्रार्थना समाज का प्रभाव सर्वाधिक रहा था। पूना सार्वजनिक सभा अप्रैल 1870 में रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा को स्थापित किया गया। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। अप्रैल 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा को स्थापित किया गया। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रानाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई। बाद में इस सोसाइटी को पूना फर्ग्यूसन कॉलेज नाम दे दिया गया था। अगर पूछा जाए कि किसके नेतृत्व में, तो रानाडे के नेतृत्व में गोपाल गणेश आगरकर के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब 1884 में स्थापित हुई। बाद में इसी सोसाइटी को पूना फर्ग्यूसन कॉलेज कहा गया था। अब आ जाइए वेद समाज पर। के श्रीधरलू नायडू के द्वारा, ठीक है, के श्रीधर
लू नायडू के द्वारा 1864 में वेद समाज की स्थापना की गई थी, जो दक्षिण के ब्रह्म समाज के रूप में जाना जाता है। इन्होंने जाति प्रथा का क्या किया था? विरोध किया था। किसका? जाति प्रथा का किया था। अब आइए यंग यानी कि तरुण बंगाल आंदोलन। इसकी शुरुआत हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने कलकत्ता यानी कि बंगाल में की थी। प्रेस की स्वतंत्रता, जूरी द्वारा न्याय, सरकारी सेवाओं का भारतीयकरण और शक्तियों का पृथक्करण, साथ ही रैयतों की जमींदारी से रक्षा जैसी मांगों का सबसे पहले यंग बंगाल आंदोलन के द्वारा ही उठाया गया था। ठीक है। डेरोजियो के द्वारा एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिस क्लब की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? डेरोजियो के द्वारा। यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य पत्र बंगाल स्पेक्टर था, जिसके संपादक डेरोजियो थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता तथा प्रथम आधुनिक व्यक्ति कहा गया है। आर्य समाज, इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में किए थे। ठीक है। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। आर्य समाज के द्वारा 1882 ईस्वी में गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी। आर्य समाज के द्वारा 1882 में गायों की रक्षा के लिए गौरक्षणी सभा की स्थापना की गई। आर्य समाज ने लड़कों के लिए 25 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 16 वर्ष विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित कर दी थी। दयानंद स्वशासन को विदेशी शासन से बहुत अच्छा मानते थे। दयानंद स्वशासन को ना विदेशी शासन से बहुत अच्छा मानते थे। स्वराज शब्द का जनक दयानंद सरस्वती को ही माना जाता है। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी था। दयानंद सरस्वती पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कहा कि भारत भारतवासियों के लिए है। ठीक है। दयानंद को 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर यानी कि मार्टिन लूथर कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन 5 मई 1897 ईस्वी को अमेरिका से लौटकर वेल्लोर, जो कि कलकत्ता में है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। 5 मई 1897 ईस्वी को अमेरिका से लौटकर वेल्लोर यानी कि कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। इसका पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मई 1909 में हुआ। इसका ध्येयवाक्य जो है क्या था? तो आत्मनो मोआर्थम जगत हिताय इसका रहा था। ठीक है। थियोफिकल सोसाइटी को समझिए। थियोसोफिकल सोसाइटी यानी कि ब्रह्म विद्या सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावात्स्की और कर्नल HS अल्कॉट के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। 1875 में स्थापित होता है। 79 में भारत आया। भारत में इसके सदस्यों की संख्या 16 थी। थियोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय जो कार्यालय है 1886 में RDR, जो कि मद्रास में है, यहीं पर खुलता है। यह सांख्य दर्शन और उपनिषद को प्रेरणा स्रोत मानती है तथा विश्व बंधुत्व का समर्थन भी करती है। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इनकी सदस्य बनी। 46 वर्ष की आयु में 1893 में वो भारत आई। 1907 में स्कॉट की मृत्यु के उपरांत एनी बेसेंट यहाँ की अध्यक्ष बन जाती है। अब यहाँ पर आधुनिक भारत के सामाजिक और धार्मिक संगठन और आंदोलन है, जो मोस्ट वीवीआई है, आप जानते हो। ठीक है। यहाँ से सवाल नहीं पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो आपको तो शायद देखने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा, है ना। तो अगर हो रहा है तो मैनेज करिए, कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं मेरे पास। समझ ही पा रहे होंगे आप।
देखिए वैसे पढ़ के अच्छे से बताया जा रहा है, समझिएगा, सुनिएगा। अगर यहाँ से ये सब पॉइंट याद ना हो तो आप फिर से कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी स्पीड को आप स्लो कर लीजिए, आराम से सुकून के साथ सुनिए, जल्दीबाजी में नहीं देखिएगा क्लास। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में बंगाल में होती है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। यूनिटेरियन मिशन की स्थापना वर्ष 1821 में बंगाल में राजा राम मोहन राय के ही द्वारा हुआ। ब्रह्म समाज की भी स्थापना 1828 में बंगाल में राजा जी के द्वारा हुआ था। ठीक है। तत्वबोधिनी सभा 1839 में बंगाल में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। संगत सभा 1860 में बंगाल में केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा हुआ था। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 में कलकत्ता में केशव चंद्र सेन के द्वारा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 में कलकत्ता में होता है, केशव चंद्र सेन के द्वारा। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में कलकत्ता में ही खुलता है, शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस के द्वारा। परमहंस सभा 1849 में महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग जाम्बेकर शास्त्री के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इसे फिर से आप एक बार देख लीजिए, 10 पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करेंगे कि आप आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने बंगाल में 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय ने साथ ही साथ क्या किए तो देखिए, 1821 में यूनिटेरियन मिशन, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए। देवेंद्रनाथ जो हैं बंगाल में 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किए थे। केशव चंद्र सेन साहब बंगाल में 1860 में संगत सभा। देवेंद्रनाथ टैगोर कहाँ पर? कलकत्ता में। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। केशव चंद्र सेन कलकत्ता में 1866 में ही ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना किए थे। केशव चंद्र सेन ने ही कलकत्ता में 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किए थे। शिवनाथ शास्त्री आनंद मोहन बोस मिलकर कलकत्ता में 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। दादोबा पांडुरंग जाम्बेकर शास्त्री ने मिलकर के महाराष्ट्र में 1849 में परमहंस सभा, जिसे आप मंडली कहते हो, इसकी स्थापना किए थे। देखिए फिर से समझेंगे, महादेव यहाँ पर जो गोविंद महादेव जो देखिए आत्माराम पांडुरंग हैं और गोविंद रानाडे हैं, इन्होंने 1867 में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं बम्बई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना। स्वामी दयानंद जो हैं बेल्लूर में 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद जो है न्यूयॉर्क में 1896 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना। कर्नल अलकाट और मैडम ब्लावात्स्की ने न्यूयॉर्क में 1875 में क्या किए थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। रामाबाई महाराष्ट्र में 1889 में शारदा सदन की स्थापना की। महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्र में 1887 में क्या करते हैं? इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किए थे। हेनरी विवियन डेरोजियो जो है बंगाल में 1831 में यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किए थे। इन्होंने ही यानी कि हेनरी विवियन डेरोजियो ने बंगाल में 1831 ईस्वी में ही एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ठीक है। ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में 1873 में क्या होता है? सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है आपका फरीदपुर बंगाल। फरीदपुर बंगाल में क्या होता है? शरीतुल्लाह और दादू मियाँ के द्वारा फैराजी आंदोलन 1804 में स्टार्ट हुआ था। यह ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मुस्लिम समाज, धार्मिक आंदोलन और संगठन को हम लोग देख रहे हैं, मुस्लिम से जो संबंधित रहे थे। फरीदपुर बंगाल में हाजी शरीतुल्लाह और दादू मियाँ ने फराजी आंदोलन 1804 में शुरू किए थे। पटना में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा बहावी आंदोलन 1820 में आया। फिर आपका ढाका में आता है करामत अली जौनपुरी के द्वारा तायूनी आंदोलन 1839 में। देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में जो है, यहाँ पर मोहम्मद कासिम ननौतवी
और रशीद अहमद रंगोली के द्वारा देवबंद आंदोलन की शुरुआत होती है कब? ये होता है 66-67 में। अलीगढ़ में आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन 1875 में हुआ। फरीदकोट कादियात के मिर्जा, इनके द्वारा गुलाम अहमद ने क्या स्थापित किए थे? अहमदिया आंदोलन। ठीक है। लखनऊ में मौलाना शिवाली नुमानी के द्वारा नदवातल दलेमा की स्थापना की गई थी। यहाँ पर आप फिर से इसे देखिए, आंदोलन और संस्थापक देखिए ध्यान से, स्थान आपको बता दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फराजी आंदोलन का नाम आपने सुना है ना? 1804 में हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ के द्वारा फरीदपुर बंगाल में शुरुआत हुई थी। बहावी आंदोलन 1820 में सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। तायूनी आंदोलन 1839 में आता है करामत अली जौनपुरी के द्वारा। कहाँ पर? तो यह हुआ था ढाका में, ये वाला हुआ था पटना में। देवबंद आंदोलन होता है 1867-66 में, 66-67 में। ठीक है। देवबंद जिसे आप दारुल उलूम कहते हो, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन जो है 1875 में सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में होता है। कहाँ पर? यह होता है अलीगढ़ में। देवबंद यूपी में होता है, सहारनपुर में। अहमदिया आंदोलन होता है 1889 और 1900 में, 1900 नहीं 90 में होता है। अहमदिया आंदोलन 1889-90 में हुआ था। गुलाम अहमद संस्थापक थे। फरीदकोट जो आपका है कादियात करके यहीं पर ये हुआ था। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? मतलब ये स्थान क्या था? तो फरीदकोट ही था स्थान। नदवातल दलेमा 1894-95 में मौलाना शिबली नुमानी के द्वारा लखनऊ में ये आंदोलन यानी कि स्थान जो है ये मतलब कहिए शुरू हुआ था। तो यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट होता है मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन समाप्त। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप क्लास को अच्छे से देख करके ज़रूर सारे पॉइंट को समझ लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। यहाँ पर फिर से कहना चाहेंगे आपसे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट आपको दिख रहे होंगे जो आपको शायद नया लग रहा हो। ठीक है। तो कहावत है, फिर से कहा जा रहा है, पहले भी कहा गया था, पीछे वाले क्लास में भी कहा गया था, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ठीक है। ये कहावत शायद आप जानते होंगे, जो भी स्टूडेंट हैं लगभग सबको पता ही होगा। क्लास को ध्यान से देखिए। अगर आपने इस पॉइंट पे जो भी आपने देखा पकड़ बना लिया तो आप समझिए ना कि 2 से 3 सवाल तो यहाँ से मतलब आपका आराम से निकल ही जाएगा। एग्जाम में पूछा ही जाता है, मिनिमम 2 सवाल तो आ ही जाता है। तो आप इस पॉइंट को तो ध्यान से देख लेंगे। याद हो गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो रिपीट करके देखिए और स्लो करके इस पॉइंट को खास करके आपको देखना है। भारत की आज़ादी हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन 2 प्रकार का था। एक था अहिंसक और दूसरा था सशस्त्र क्रांतिकारी। भारत की आज़ादी के लिए 1857 से 1947 ईस्वी के मध्य में जितने भी प्रयत्न हुए उसमें स्वतंत्रता का सपना संजोए क्रांतिकारियों एवं शहीदों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक सिद्ध हुई थी। जानते ही हैं आप। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा हुआ था, ध्यान रखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। पता है ना आपको, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ लिखा गया था। इसी में सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा भी किया गया है। 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग द्वारा कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारतीय संघ की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा, ये ना जो नेशनल कांग्रेस है उसके बनने से पहले 26 जुलाई 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह कांग्रेस पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी। वर्ष 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ने इल्बर्ट बिल विवाद, ध्यान है ना, इल्बर्ट बिल आया था
विवाद के फलस्वरूप कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किया, जिसके की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने इल्बर्ट बिल विवाद के फलस्वरूप कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक अखिल भारतीय संगठन का आयोजन किया था। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। एक रिटायर्ड अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा वर्ष 1825 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1885 से लेकर के 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहिए यानी कि नरमपंथी नेताओं का वर्चस्व था। साथ ही ये संवैधानिक तरीके से भारतीय स्वतंत्रता हासिल करना चाहते थे। नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त और देंसा वाचा वगैरह शामिल थे। वर्ष 1886 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और भारत एवं इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सरकार राजी हुई। इसके साथ ही भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु एक आयोग बनाई गई थी, जिसका के नाम था वेलवाई आयोग। क्या नाम था? वेलवाई आयोग। सन 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई। वर्ष 1887 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की गई थी। वर्ष 1887 के उपरांत ब्रिटिश सरकार का रुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति कठोर होता था। कब? 1887 के पहले की बात कही जा रही है। डफरिन के द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। कर्जन के द्वारा क्या कहा गया था? कांग्रेस अपने पतन की तरफ लड़खड़ाती हुई जा रही है। किसने कहा था? कर्जन ने कहा था, जिसने बंगाल विभाजन किया था। अरविंद घोष के अनुरूप कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने क्या कहा? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी, दत्त एवं वाचा के द्वारा धन निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। दादा भाई नौरोजी का नाम तो आप जानते ही हो, ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिशवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। कब जीता था? 1892 में। वर्ष 1905 से 1919 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर नरमपंथी नेताओं का वर्चस्व रहा था। इनमें अरविंद घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय शामिल थे। उग्रवादी नेता, खास करके तिलक, इन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय की प्रवृत्ति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई, लेकिन दिसंबर 1903 में ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव सार्वजनिक हो गया था। कब? 1903 में ही हो गया था। बंगाल के बंटवारे के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को टाउन हॉल कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905 को कहाँ पर? टाउन हॉल, जो कि कलकत्ता में है, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, ठीक है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रभावी हो गया था, मतलब लागू हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को। इस रोज़ पूरे बंगाल में शोक दिवस एवं राखी बंधन दिवस, यानी कि जो ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, इन्होंने ही कहिए कि सजेस्ट किया था, इन्होंने ही सुझाव दिया था, तो राखी बंधन दिवस मनाया गया था, ठीक है। साथ ही स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक है के नारे लगाए गए थे, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि कर्जन द्वारा वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया, जो भारतीय राष्ट्रवाद पर एक प्रच्छन्न प्रहार था। इसी कारण कर्जन को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहिए, जनक कहिए माना गया, कहा गया था।
ध्यान देना है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में वर्ष 1905 में प्रस्तुत किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट वीवीआई में आप चाहें तो यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में वर्ष 1905 में आया था, स्वदेशी आंदोलन का। आंध्र के यानी कि आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना गया था। पूछा जाता है किस वाले एरिया में, तो आंध्र प्रदेश के डेल्टा वाले एरिया में। कांग्रेस के द्वारा वर्ष 1905 ईस्वी में गोखले की अध्यक्षता में हुए बनारस अधिवेशन में बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। इसी दौरान कांग्रेस ने सबसे पहले स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकारा और स्वशासन को कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। कांग्रेस के द्वारा 1905 में किसकी अध्यक्षता में, यह पूछा जाता है। 1905 में गोखले जी किए थे, करने वाले कोई और थे लेकिन वृद्ध व्यक्ति थे, इन्हीं को अध्यक्षता करने की कहिए कि जिम्मेदारी दी गई थी। कहाँ पर हुआ था? बनारस अधिवेशन, बनारस में हुआ था। इसमें ना बंगाल में स्वदेशी और बहिष्कार का इन्होंने समर्थन किया। इसी दौरान कांग्रेस ने सबसे पहले स्वदेशी प्रस्ताव को स्वीकारा और स्वशासन की कांग्रेस का जो लक्ष्य है इसको बताया था। वर्ष 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी किए और पहली बार स्वराज की मांग किए थे। दादा भाई टोटल 3 बार किए थे अध्यक्षता, ठीक है। पहली बार स्वराज की मांग की गई थी। इसी दौरान जिन्ना भी कांग्रेस में शामिल हुए। ध्यान दें, वर्ष 1904 में जिन्ना ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। भाग लिए और शामिल हुए दोनों अलग चीज है, ध्यान रखिएगा। 15 अगस्त 1906 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रवादियों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई थी। कब? 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। बंग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा हेतु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन और सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा बंगाल में डॉन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 1893 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु, ये ध्यान रखिएगा, स्थापना की गई थी इसी नाम से। सन 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा शिकागो यानी कि अमेरिका में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें सिर्फ 2 मिनट बोलने का वक्त दिया गया। जैसे ही विवेकानंद जी ने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ किया, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया था। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा था तभी से। वर्ष 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के उपरांत योगी राज अरविंद घोष इसकी भारत भूमि पर वापसी होती है। 1893 ईस्वी में उनके द्वारा एक लेखमाला, नाम है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, ये प्रकाशित किया गया था। वर्ष 1893 में 14 वर्ष के उपरांत योगी राज अरविंद घोष की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 में उनके द्वारा एक लेखमाला, नाम है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड, प्रकाशित किया गया था। नवंबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट भारत आकर वाराणसी शहर में रहने लगी थी। नवंबर 1893 में कौन आती है? एनी बेसेंट आती है। एनी बेसेंट ने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी तुम्ही लोगों में से एक हूँ। वर्ष 1893 में महात्मा गांधी जी अब्दुल्ला सेठ जो व्यापारी थे उनके मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का साल काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि आपको पता होगा चापेकर बंधु के द्वारा एक गुप्त संस्था, नाम था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन। कहाँ पर? तो नासिक में यह स्थापना इसकी की गई थी। चापेकर बंधु के बारे में आगे आप पढ़ोगे, इनके बाद क्या क्या हुआ था, ये क्या किए थे, किसकी हत्या किए थे, अगर आपको ध्यान हो तो क्यों हत्या किए थे, कोई पेपर था जिससे कि वो कहिए कि इंस्पायर्ड हो गए थे। देखिए, स्वदेशी आंदोलन कार्य प्रणाली को लेकर ही 1907 ईस्वी के सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उग्रवादी यानी कि नरम दल और उदारवादी, उग्रवादी तो गरम दल हो गया ना,
उदारवादी नरम दल नामक दो दल में विभाजित हो गया। रास बिहारी बोस के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई थी। नोट वाली बात यहाँ पर दी गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो अपना प्रसिद्ध गीत है अमार सोनाल बांग्ला, ये लिखा गया था। बाद में ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन गया था। बाल गंगाधर तिलक जी पहले ऐसे क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने देश हेतु कई बार जेल की यात्रा की थी। किसने किया था? तो गंगाधर तिलक किए थे। प्लेग के दौरान यहाँ पे दिया हुआ देखिए, प्लेग के दौरान की जातियों से परेशान होकर पूना के चापेकर बंधु, जिसमें कि दामोदर और बालकृष्ण दो भाई थे, इनके द्वारा प्लेग अधिकारी रैंड और एर्स्ट की हत्या कर दी गई थी। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया गया। वर्ष 1905 ईस्वी में बारिंद्र कुमार घोष के द्वारा भवानी मंदिर नाम की पुस्तिका लिखी गई थी। किसके द्वारा? बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। इसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित होकर केंद्र बनाने हेतु जानकारी दी गई। वर्ष 1906 ईस्वी में इन दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया था। पी मित्रा का नाम आपने सुना है। पी मित्रा के द्वारा बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। पी मित्रा के द्वारा ये किया गया था, स्थापना है इसकी। इस समिति की 500 शाखाएं खोली गई। अनुशीलन समिति द्वारा, ध्यान रखिएगा, अनुशीलन समिति के द्वारा हेमचंद्र को बम बनाने की कला सीखने हेतु रूसी क्रांतिकारियों के पास भेजा गया था। किसे भेजा गया था? हेमचंद्र को। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा वर्ष 1904 में अभिनव भारत, कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। इस संगठन के सदस्य पीएम वापट बम बनाने की कला सीखने हेतु कहाँ गए थे? पेरिस गए थे। ठीक है, इस संगठन के सदस्य का नाम था, एक व्यक्ति थे पीएम वापट। ये ना बम बनाने के लिए कहाँ गए? पेरिस चले गए थे। महाराष्ट्र में तिलक जी के पत्र केसरी को क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय दिया जाता है। तिलक साहब के द्वारा केसरी लिखा गया था। केसरी का भाषा क्या था? सोचिए तो, केसरी का भाषा क्या रहा था? तिलक जी द्वारा गणपति 1893 में एवं शिवाजी उत्सव 1895 में मनाना प्रारंभ किया गया था। 1893 में पहले गणपति बप्पा आते हैं, फिर शिवाजी उत्सव आते हैं। ठीक है, पहले गणपति जी का पूजा होता है ना, फिर शिव जी का होता है। ठीक है, कोई भी हिंदुओं का जो पर्व होता है उसमें पहले गणपति जी का ही पूजा होता है। तो याद रखिएगा, पहले गणपति जी फिर शिवाजी उत्सव, 2 वर्षों के अंतराल पर। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। महाराष्ट्र से भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र नाम था काल का संपादन प्रांजपे के द्वारा किया गया था। महाराष्ट्र से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन प्रांजपे के द्वारा किया गया था। प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस के द्वारा 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। ध्यान रखिएगा, हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन गलती से क्या होता है, बम कैनेडी की गाड़ी पर गिर गया, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो जाती है। चाकी के द्वारा आत्महत्या कर ली गई। प्रफुल्ल चाकी के द्वारा आत्महत्या कर लिया जाता है। और खुदीराम बोस जो है लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। कब? 11 अगस्त 1908 को। किसको? खुदीराम बोस को। प्रफुल्ल चाकी थे, आत्महत्या कर लिए थे। सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी यानी कि लंदन में जो है इसकी स्थापना की गई थी। सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यह भी आप ध्यान रखिएगा। अब आइए 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब सलीम उल्लाह खां ढाका के थे, उनके निमंत्रण पर शामिल हुए थे। ठीक है,
इसके अध्यक्ष नवाब वकारुल मुल्क थे। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय इसी सम्मेलन में हुआ। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना था। ठीक है, मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में बनकर 30 दिसंबर 1906, मतलब 1906 तो ख़त्म हो गया, 1907 में संविधान बनता है फिर। ठीक है, कराची में बना। इस संविधान के अनुरूप पहला अधिवेशन वर्ष 1908 ईस्वी को अमृतसर में हुआ, जहां पर आगा खां को अध्यक्ष बनाया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा बंगाल विभाजन का समर्थन भी किया गया था। क्या किया गया था? समर्थन। सन 1913 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग का पुनर्गठन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नाम से कर दिया गया था। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत जिन्ना को किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने कहा था। वर्ष 1909 ईस्वी के मार्लियामेंट सुधारों में मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन दे दिया गया, जिसने भारत में सांप्रदायिकता तथा भावी विभाजन के बीज को बोया। 1 जुलाई 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा के द्वारा विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी गई तथा 16 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दे दिया गया था। अनंत कान्हारे के द्वारा 21 दिसंबर वर्ष 1909 ईस्वी को गोली मार दी गई, ध्यान रखेंगे। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया गया। इस दरबार में निम्नलिखित घोषणाएं हुई थी। क्या क्या घोषणा हुआ था? देखिए, पहला, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों को एक साथ मिलाकर अलग से एक प्रांत बनाया गया। बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। अतः 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन जाती है। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रास बिहारी बोस के द्वारा वायसराय लॉर्ड हार्डिंग, जो कि दिल्ली में थे, इन पर बम फेंका गया। परिणाम स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, जिसमें प्रमुख थे मास्टर अमित चंद, दीनानाथ अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद बसंत कुमार विश्वास, हनुमंत सहाय और बलराज दीनानाथ। देखिए, यहाँ तक लोग शामिल थे। हनुमंत सहाय और बलराज दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन जाते हैं तथा मास्टर अमित चंद, अवध बिहारी छाल, बाल मुकुंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में अनेक भारतीयों द्वारा लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की गई। सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर अखबार का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ तथा 9 दिसंबर 1913 ईस्वी से यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पृष्ठ पेज पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी का बात है, ध्यान रखिएगा। बाबा गुरुदत्त सिंह, कोमा लिखा हुआ इस तरह से, तो यहाँ पे कामागाटा मारू करके था जापानी जहाज, इसको किराया पर लिया गया था। किस पर? किराया पर लिया गया था। ठीक है। इसमें टोटल 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 ईस्वी को हुगली पहुंचा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बजबज जो नामक बंदरगाह था, यहाँ पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई एवं संघर्ष हुआ। 18 यात्री मारे गए तथा लगभग 25 यात्री घायल हो गए थे। वर्ष 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। वर्ष 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों में दोबारा एकता हो गई थी। 1907 में आपने देखा था अलग हुआ था ना,
फिर 1916 में क्या होता है, एक होता है। यहाँ पर जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता श्री अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के दोनों दलों में दोबारा एकता होता है कब, 1916 में लखनऊ अधिवेशन में श्री अंबिका चरण मजुमदार की अध्यक्षता में हुआ था। साथ ही साथ मुस्लिम लीग में समझौता कराने में तिलक व जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका, इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना भी की गई थी। तिलक के द्वारा स्वशासन की प्राप्ति हेतु मार्च 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पर, पुणे में। आपको पता है कि एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल लीग कहाँ पर, मद्रास में इसकी स्थापना की गई थी। और जॉर्ज अरुंडेल की लीग में, मतलब ये जो अरुंडेल थे ये लीग के सचिव बनाए गए थे। ठीक है, एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में होम रूल लीग कहाँ, मद्रास में स्थापित हुई। जॉर्ज अरुंडेल इस लीग के सचिव बनाए गए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आपको पता है 1917। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जुलाई 1918 ईस्वी की घोषणा के उपरांत इन सुधारों को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद हो गया था तथा 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के उदारवादी नेताओं द्वारा अखिल भारतीय उदारवादी संघ बनाया गया था। कांग्रेस के भीतर ही शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने हेतु मदन मोहन मालवीय, साथ ही माधव श्रीहरि अन्य, इसे SS अन्य भी कहते हैं, इन्होंने कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी बनाई थी। ठीक है, गांधी जी के द्वारा पहले विश्व युद्ध के समय भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसी कारण लोगों ने उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा था। वर्ष 1916 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की गई। राजकुमार शुक्ल बिहार के एक किसान नेता थे जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया, निमंत्रित किया था। गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया गया और भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण बिहार में किया गया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द, ध्यान रखिएगा सत्याग्रह शब्द काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सिविल ओबीडियंस नामक पुस्तक से लिया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स फार्म और लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की। गांधी जी के जीवन पर सबसे न्यूनतम प्रभाव कार्ल मार्क्स का पड़ा था। महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को रेड ड्रैगन नामक जहाज से दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और इन्होंने इस जहाज पर हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। महात्मा गांधी का इनसाइडर यानी कि कीपर कहिए, आत्मा कहिए का रक्षक गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा लॉर्ड माउंटबेटन ने दिया था। चंपारण विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था। 20 अगस्त 1917 ईस्वी को एनी बेसेंट होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की थी। सारे पॉइंट यहाँ पर शायद आप जानते ही होंगे गांधी जी के बारे में, एक नज़र देख लीजिए फिर भी अच्छे से। महात्मा गांधी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल, अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 में समर्थन किया गया था। ठीक है, गांधी जी के द्वारा 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया गया था। 19 मार्च 1919 को बुधवार के दिन रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अंतर्गत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, किंतु उनके विरुद्ध में न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। ठीक है, गांधी जी द्वारा इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई गई थी। ध्यान दें, मोहम्मद इकबाल ने रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दिया था, इसीलिए रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता द्वारा काला कानून कहा गया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग, कहाँ पर, अमृतसर में हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में ये हुआ था। जो जलियांवाला बाग मीटिंग हो रहा था, यहीं पर जनसभा पर जनरल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलवा दी गई थी। सरकारी रिपोर्ट जो कि हंटर कमेटी बना था, इसके हवाले से पता चला कि इसमें 379 व्यक्ति और कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे।
गांधी जी के द्वारा ये रिपोर्ट लिखा गया था, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। साथ ही साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा जो केसर ए हिंद मिला था उनको, जमनालाल बजाज के द्वारा जो राय बहादुर और रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर का उपाधि मिला था, ये सभी लोग अपनी उपाधि को छोड़ दिए थे, त्याग दिए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु सरकार के द्वारा 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय, कौन कौन, सर चिमनहाल सीतलवार, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये सभी शामिल थे। हंटर कमेटी द्वारा जनरल डायर को दोष मुक्त ठहरा दिया गया था। कांग्रेस के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की, देखिए कांग्रेस के द्वारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी सही जांच हेतु मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी शामिल थे। जलियांवाला बाग कभी जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी, ठीक है। जलियांवाला बाग कभी किसके नाम का, तो जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। खिलाफत आंदोलन, भारतीय मुसलमानों के द्वारा मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, शेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन हुआ था। नोट करना है यहाँ पर क्या, गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक ऐसा सुनहरा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को संपूर्ण देश में खिलाफत दिवस मनाया गया था। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को हिंदू तथा मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया गया था। कब? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन का पुष्टि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था यहीं पर ये किए थे। मोहम्मद अली को सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। 5 फरवरी 1922 का डेट आपको पता है, चौरी चौरा घटना गोरखपुर नामक जगह पर होता है। असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों के द्वारा क्रोध में थाने में आग लगा दी गई थी, जिससे एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मौत हो गई थी। इस घटना से निराश होकर गांधी जी के द्वारा 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। आपको पता ही है चौरी चौरा जो घटना है, इसकी जो जानकारी है दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, गोरखपुर के थे ये, इन्होंने तार के माध्यम से दिया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा गांधी जी को चौरी चौरा की घटना किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कड़े कारावास की सजा दी गई। स्वास्थ्य संबंधी कारण के चलते महात्मा गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे वर्ष 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत रहे थे, ठीक है। 5 फरवरी फिर से कह दिया जा रहा है, 5 फरवरी दिया हुआ है यहाँ पर। अगर आपके एग्जाम में 4 फरवरी का डेट रहेगा तो आप 4 फरवरी को टिक कर दीजिएगा, क्योंकि भारत सरकार ने 4 फरवरी का डेट माना है, 5 फरवरी का नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि पंडित जी, इसका क्लास नेक्स्ट वाले जो इसका क्लास आएगा, क्लास नंबर आपको 3rd उसमें देख लेना है। आज के थंबनेल पे आपने ध्यान दिया होगा 2 लिखा हुआ था, दूसरा क्लास आपने देखा, इसका क्लास तीसरा आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी लोग नए जोड़ रहे हो तो आप लोग प्लेलिस्ट आकर के चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर जब आप इस पॉइंट को देखेंगे इनके बारे में और भी बहुत कुछ यहाँ पर जानने को है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे सबसे मोस्ट वीवीआई टॉपिक पर, जो कि अगले क्लास में देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन और घटना देख लीजिए एक नज़र। इसके बाद आपको भारत के महान जो शहीद हुए थे उनके बारे में देखेंगे आप। ब्रिटिश काल के कुछ एक्ट जैसे कि आया था, कौन कौन सा एक्ट,
वह देखोगे। प्रमुख किसान संगठन, क्रांतिकारी पर चलाए गए कुछ प्रसिद्ध मुकदमे, स्वाधीनता से जुड़ा हुआ क्या क्या मतलब कहिए कि संगठन था। फिर आप देखेंगे आईएनसी यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर देखना है। उपाधि प्राप्त करता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो सरदार की उपाधि मिली थी, किन्होंने दिया था। इस तरह का जो भी टॉपिक है, सामाजिक सुधार आंदोलन, मतलब मोस्ट वीवीआई टॉपिक आप समझ लीजिए। जब क्लास देखेंगे तब आपको खुद पता चलेगा। भारत के कुछ प्रमुख जो ऐतिहासिक युद्ध हैं, तराइन का युद्ध था, घाघरा था, खानवा था, जितने भी युद्ध हैं यहाँ पे आप लगभग 35 युद्ध है यह देखेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं, किसके द्वारा कौन कौन सा पत्रिका चलाया गया था। भारतीय प्रेस का विकास कब कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, किसने क्या क्या चालू किया था। ठीक है, प्रमुख जनजाति विद्रोह को आप देखोगे। मतलब कहिए कि मोस्ट वीवीआई टॉपिक में जो आपका बचेगा ये आप अगले वाले क्लास में यहाँ पर देखोगे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और अगले क्लास के लिए आप तैयार हैं। अगर क्लास पसंद आया हो तो आपको पहले भी कहा गया था, आपने नोटिस किया होगा, बीच में एकदम नहीं कहा गया लाइक वगैरह करने के लिए, कहना अच्छा भी नहीं लगता है, और बीच बीच में लाइक वगैरह को लेकर के परेशान करना, कहना सही नहीं लगता है। तो आपसे आशा करेंगे आज नए साल के उपलक्ष्य में आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। कुछ कहना होगा आप कमेंट करिएगा। यहाँ पर आपको अगले क्लास का थंबनेल शो कर रहा है, तो आप में से जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है टच करिए और देख लीजिए।